Hello students, let us carry on the topic nationalism in India, and we have we start the Salt March and Civil Disobedient Movement in India started by Gandhi ji 1930। कब स्टार्ट हुआ था बेटा? 1930 में। बेटा जब उससे पहले, चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गांधी जी चूज साल्ट एज, देखो जब जो तीन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गांधी जी वहाँ पर अपनी कुछ डिमांड्स को लेके गए थे। 11 डिमांड्स थी, 11 डिमांड्स थी, और गांधी जी ने इरविन के सामने, जो वायसराय थे, उनके सामने उन्होंने अपनी डिमांड्स को रखा। बट इरविन ने उनकी किसी भी डिमांड को मानने से मना कर दिया। ठीक है, यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वही बता रही हूँ। गांधी जी चूज साल्ट एज ए मीडियम ऑफ फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने हर एक चीज पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, इवन उन्होंने साल्ट पर भी, नमक पर भी टैक्स लगा दिया। और अब ये नमक तो सभी की कॉमन यूज की चीजें हैं। अब गांधी जी इस चीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट में हो गए। 31 जन 1930 को जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें गांधी जी ने लॉर्ड इरविन, जो वहाँ के से इरविन थे, उनको 11 डिमांड्स दी। और वो 11 डिमांड्स थी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर कॉमन पीजेंट्स तक की सभी की डिमांड्स थी। ठीक है, अब मोस्ट उनमें से सभी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? अबोलिशन ऑफ द साल्ट टैक्स विच वाज मोस्ट असेंशियल कमोडिटी ऑफ द कॉमन मैन। भाई नमक तो एक ऐसी चीज है जो हर एक घर में यूज हो रही है। गवर्नमेंट वाज आस्क और उन्होंने, और गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि मेरी इन 11 डिमांड्स को स्टार्ट मानना जाए, अदरवाइज ऐसे जैसे ही अगर आपने 11 मार्च तक, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर 11 मार्च तक मेरा ये 11 डिमांड्स को नहीं माना जाता है तो मैं आपका कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करूंगा? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, गांधी जी ने उनको बोला। और गांधी जी की बातें लॉर्ड इरविन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मानी गई थी। ठीक है, और वो नहीं मानी गई थी तो उसके अगेंस्ट में क्या किया बेटा? साल्ट मार्च स्टार्टेड इन 6 अप्रैल 1930। देखो, sorry, 12 March 1930 marked on the beginning of civil disobedient movement on 12 March 1930। कब स्टार्ट हुआ बेटा? 12 मार्च 1930 को स्टार्टेड फ्रॉम गांधी जी। अच्छा, गांधी जी के आश्रम जो साबरमती में, गुजरात में साबरमती जो जगह है, वहाँ से उन्होंने कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, और उन्होंने मतलब 240 मील्स की उन्होंने यात्रा की। वो वहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ था बेटा? गुजरात में साबरमती आश्रम से। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? गुजरात के साबरमती आश्रम से, और लास्ट में फाइनली वो कहाँ पहुंचे थे? कोस्टल एरिया में, डांडी में। ठीक है, गुजरात में ही है डांडी भी, तो वहाँ गुजरात में डांडी कोस्टल एरिया, समुद्री एरिया पर पहुंचकर उन्होंने इतने मील्स वो चलकर और वहाँ पर पहुंचे थे। रीच्ड डांडी ऑन 6 अप्रैल, अपने 78 फॉलोवर्स को साथ लेके, अलोंग विद दी 78 फॉलोवर्स, मतलब 78 फॉलोवर्स को साथ लेके गांधी जी और वहाँ पर फाइनली पहुँचे 6 अप्रैल को। और वहाँ पहुँच के उन्होंने नमक को बनाया, समुद्र के पानी से उन्होंने नमक बनाया। बट जैसे उन्होंने नमक बनाया तो वहाँ पर पुलिस, जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने गांधी जी को तुरंत अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, इस तरह से गांधी जी ने क्या किया था? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। इसको समझना बेटा, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को, कि भाई सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का मतलब था गांधी जी किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स को ब्रेक करना या तोड़ना, उनके रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानना। ठीक है, तो ऐसा ही किया, उनके वायलेट किया कि उन्होंने कहा कि नमक नहीं बनाना, नमक पर आपका भारी टैक्स लगेगा, और गांधी जी ने उसको वायलेट किया और नमक बनाया, और बनाते ही उनको अरेस्ट कर लिया गया जैसे उन्होंने इस कानून को तोड़ा। इफेक्ट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 से 34 तक, मोस्ट स्प्रेड ऑफ द, अच्छा यह मूवमेंट था बेटा पूरे देश में। जो लोकल जो कम्युनिटी थी ना हमारी, जो मतलब लोअर सेक्शन हमारी सोसाइटी का था, वहाँ तक भी ये बहुत ज़्यादा फैल गया। कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल लॉ वर वायलेटेड, साल्ट मैन्युफैक्चरिंग इन न्यूमरस प्लेसेस। कॉलोनियल रूल्स को, लॉ को तोड़ा गया,
और जगह जगह पर नमक बनाया गया। फॉरेन क्लोथ्स को जलाया गया और लिकेर शॉप्स पर या शराब की दुकानों पर जाना मना कर दिया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे, हर एक जगह पर मतलब जो भी फार्मर्स, बड़े या छोटे जो भी फार्मर्स थे, उन फार्मर्स ने टैक्स पे करने से मना कर दिया। चौकीदारी टैक्स को भी नहीं पे कर रहे थे। और एंड वायलेटेड फॉरेस्ट टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स भी भरने से लोगों ने मना कर दिया। ठीक है, अब ऐसा होने के बाद में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उसके कुछ रिस्पॉन्स में काम करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट मोस्टली कांग्रेस लीडर, इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे ना, उनको बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। नेहरू, अप्रैल 1930 को नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया था और उनको जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस हैड बीन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, गैर कानूनी बना दिया था। ठीक है, अब आप ये मुझे खुद बताएंगे कि कांग्रेस को सेटअप कब किया था और किसने किया था। ठीक है, ये एक वन वर्ड क्वेश्चन हो गया। इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी है, कब और किसने इसको सेटअप किया था, ये मैं आपसे पूछूंगी। वन आएगा ही पेपर में, देख लेना। ठीक है, अच्छा, मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। अप्रैल को नेहरू जी को किया, नेहरू और गफ्फार खान को किया। और 1930 में गांधी जी को कर लिया। वुमेन्स एंड सत्याग्रही वर अटैक्ड एंड मैनी वर, उन्होंने भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया पर उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। 5 मार्च 1930 गांधी जी मजबूर होकर, गांधी जी को 5 मार्च 1931 को क्या करना पड़ा था बेटा, गांधी मतलब इस मूवमेंट को वापस लेना पड़ा था। उसी बीच में ध्यान रखना, उसी बीच में जब गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके लिए गांधी जी को जो आपका ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, उसको एक बार वापस लेना पड़ा, क्योंकि इरविन ने ये कहा कि आप अपना ये मूवमेंट वापस लीजिए, हम आपसे बातें करते हैं, जो आप चाहते हैं हम वो कुछ करेंगे। बट सेकेंड राउंड, आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नथिंग रिजल्ट केम आउट फॉर इंडिया, भाई कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, गांधी जी की बातें इरविन ने नहीं मानी। ठीक है, और दोबारा से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वाज री लॉन्च्ड अप टू या बाय 1934। बेटा डिफरेंट डिफरेंट, अब नेक्स्ट इसी में छोटा सा एक पॉइंट आता है कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स ने किस तरह से इस मूवमेंट को अलग अलग तरीके से लिया। ठीक है, जो रिच पीजेंट्स थे आपके यूपी के जाट बड़ी फेमस हैं, पट्टीदार थे गुजरात के, ये इनका मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट था इसके अंदर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में। इन्होंने टैक्स पे करने से बिल्कुल मना कर दिया। और जो जिसको बोलते हैं रूट लेवल से यह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मीन्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपर सेक्शन के लोग भी और बहुत ज़्यादा लोअर सेक्शन के लोग भी इसके अंदर इंक्लूड थे। मतलब कंप्लीट सेक्शन जो हमारे सोसाइटी का था वो इसके अंदर इंक्लूड थे। पुअर्स भी इसके अंदर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और वर्कर्स भी थे। नागपुर के वर्कर्स को छोड़ दिया जाए तो और पूरे इंडिया के वर्कर्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। वुमेन्स तो इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रीजन क्या है फेलियर, ये हमारा जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है कुछ टाइम के बाद में फेल क्यों हो गया। बेटा आप देखो, और मेनली ये जो फेल हुआ था ये बेटा रूरल की बजाय अर्बन एरियाज में हुआ था। क्यों मूवमेंट हुआ बेटा ये, भाई गांव वाले एरिया में तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है अपनी, जैसे एनिमल रियरिंग में भी, तो उनका तो खाने पीने का काम चल रहा था। जबकि अर्बन एरियाज में उन लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, उनका कोऑपरेशन भी नहीं कर रहे थे, और ये सारे काम छोड़ने की वजह से उनके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं बच रहा था। इसलिए उन लोगों ने, और सिविल डिसोबीडियंट क्या कर रहा था कि भाई उनके कानून को तोड़ना था। तो अब देखो उसका रिजल्ट क्या निकल गया था। पीजेंट्स डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड, पीजेंट्स की डिमांड्स भी फुलफिल नहीं हो रही थी। मैनी पीजेंट्स एंड बिजनेसमैन क्लास डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट अगेन, बहुत सारे जो पीजेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, वो दोबारा से मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ गया था कि इस मूवमेंट से हमें कहीं भी पूर्ण स्वराज्य या आज़ादी नहीं मिलने वाली है, इसलिए अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। और कुछ ना कुछ इसमें ये भी था कि कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में हो गए थे। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स डिड नॉट पार्टी, बड़े या छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देने लग गए थे इंडिया की बजाय। इंडियंस होके और वो दे रहे थे किसका साथ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। दलित्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और
उसके बाद मुस्लिम ऑल्सो, मुस्लिम जो मुस्लिम थे वो भी इस मूवमेंट के अगेंस्ट में हो गए, क्योंकि उनको ये पता था कि यह मूवमेंट है, ये हिंदू डोमिनेंट है, इसलिए हमें इससे बिल्कुल एकदम दूर हो जाना चाहिए। तो उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये मूवमेंट धीरे 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 क्या हो गया बेटा, फेलियर हो गया या फेल हो गया। ठीक है। और फाइनली इसके अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस थी, वो कहाँ से आई बेटा, कि मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, ये वन वर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो उसी टाइम जैसे इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट हो रही थी, कहीं आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, कहीं आपका इससे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से, उसी के बीच में क्या हुआ बेटा कि फोक लॉर्स भी रविंद्रनाथ टैगोर और नतेशा शास्त्री के द्वारा मतलब बनाए गए, मतलब यहाँ की रीजनल जो लोक कथाएं थी, भाई किदवंतियाँ जिसको बोलते हैं, वो सुनाने लगे, बताने लगे लोगों तक। भारत माता की पिक्चर बनाई रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। वंदे मातरम सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया। अच्छा, फ्लैग्स बनाए, यहाँ सब फ्लैग दो है बेटा, ये वन वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज और स्वदेशी। स्वराज में रेड ग्रीन और वाइट को कलर्स को लिया गया, इसमें रेड ग्रीन और येलो को लिया गया स्वदेशी में। ठीक है। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को दोबारा से री इंटरप्रेट किया गया टू ग्लोरीफाई दी ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का पास्ट बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाइड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए भी, इन सब से भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स आई। ठीक है बेटा, दिस इज सॉरी, दिस चैप्टर हैज़ बीन completed in this lecture. If you have any problem, then problem and query, then ask me. And if you understand this topic, then please like and share this video. Thanks. Have a nice day.